नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टूडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी, जीडी, एमटीएस इत्यादि एग्जाम हेतु जो सफलता सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें टोटल 30 क्लास होने वाली है, आज हम क्लास नंबर 9 को देखेंगे। इससे पहले हमने आपको 8 क्लास प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही जो भी बच्चे कंटेंट बाय करे हैं उनको कंटेंट की पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप देख समझ रहे होंगे। देखिए दोस्तों, क्लास के अंदर कोई भी इधर उधर की बात नहीं, सिर्फ पढ़ाई की बात और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बताऊंगा। तो आप किसी भी बातों को बिना स्किप किए हुए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखा कीजिए, आपको अधिक से अधिक फ़ायदा होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इससे पहले हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, चाहे एसएससी का प्री टू मेंस हो, बिहार एसएससी पुलिस दरोगा हो, या फिर रेलवे के कोई एग्ज़ाम के लिए हो, आप इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करेंगे तो भी आपको जो है ले जाएगा व्हाट्सअप पे, वहाँ से आप कंटेंट बाय कर सकते हैं। कौन कौन से कंटेंट अवेलेबल है यहाँ पे लिखा है: एसएससी ऑल एग्जाम, प्री टू मेंस, रेलवे ऑल एग्जाम, बिहार एसएससी पुलिस दरोगा इत्यादि। कंटेंट ही हमारी पहचान है, जो बाहर कम और एग्जाम में ज़्यादा बोलती है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास पहले प्रश्नों के साथ। पहला जो प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 है ना, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम का शुभंकर क्या रखा गया था 2024 में। शुभंकर से क्वेश्चन सीजीएल ने भी इस बार उठाया है, आपके जीडी जो भी है वो भी उठाएंगे। ठीक है, सी ने सी नाम रखा था इसका, और ये सी ने सी जो है हिम तेंदुआ जो स्नो लियोपर्ड्स होते हैं उनके नाम पे रखा गया था। आपको पता होगा कि ये पहली मौका था 2024 में कि जब खेलो इंडिया शीतकालीन गेम एकलौता जम्मू के गुलमर्ग में न हो करके ये लद्दाख और गुलमर्ग दोनों में हुआ। मतलब ये जम्मू में भी हुआ और लद्दाख में भी हुआ, तो ये दोनों यूनियन टेरिटरीज में इस बार कराए गए। इससे पहले जितनी भी बार ये गेम हुई सिर्फ गुलमर्ग में हुआ करता था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे शुभंकर जो है हिम तेंदुआ के नाम से सी ने सी हो जाएगा। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम की जो स्टार्ट हुई थी ये 2020 में हुई थी, और मैंने जैसा कि अभी कहा कि 2024 से पहले हमेशा ये गुलमर्ग में ही होता रहा, तो इसका मतलब स्टार्टिंग भी जम्मू कश्मीर से हुआ होगा। 2024 में यह प्रतियोगिता जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में कराए गए, जहां विजेता इंडियन आर्मी बना था। कौन है भैया करंट विजेता इनके? इंडियन आर्मी, भारतीय सेना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पे आते हैं। इस फॉर्मेट के जितने भी हैं सभी की बात कर लेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है ये। यूनिवर्सिटी गेम में कोई पार्टिकुलर खिलाड़ी भाग नहीं लेता, जो है एक पूरे यूनिवर्सिटी से सिलेक्ट हुए जो खिलाड़ी है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें जो जीतते हैं वो यूनिवर्सिटी को अवार्ड मिलता है। ठीक है मेरे भाई। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत ये भी 2020 में हुआ था, उड़ीसा के भुवनेश्वर से हुआ था। 2023 में यह गेम उत्तर प्रदेश में कराए गए थे, जहां पे मस्कट यानी शुभंकर जीतू रखा गया था, और यह जीतू जो है उत्तर प्रदेश के जो पशु बारहसिंगा है उनके नाम पर रखा गया था। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा 2024 में भी यह गेम हो चुकी। यहाँ पे शुभंकर अष्टलक्ष्मी को रखा गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 अष्टलक्ष्मी था, शुभंकर का नाम, और ये अष्टलक्ष्मी एक तितली के नाम के ऊपर रखा गया था। ठीक है। 2024 में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ है ये पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों में कराए गए हैं, जहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपका विनर रहा है। समझ में आया कि इस लाइन से 2023 स्टार्ट हुआ, 2020 उड़ीसा से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। 2023 में हुए उत्तर प्रदेश में, शुभंकर रहा था जी जीतू, जीतू का नाम बारहसिंगा के ऊपर। 2024 में हुआ है पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों में, शुभंकर का नाम अष्टलक्ष्मी किसके नाम पे? तितली के नाम पे। ठीक है। विजेता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इनके अलावा 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम में आपको जो है ये नंबरिंग जरूर देगा, क्योंकि ये आपको पहचानने में सहूलियत करती है। जैसे 5वां कहेगा तो ये 2023 में हुआ था, छठा कहेगा तो ये 2024 में हुआ है। तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में
मध्य प्रदेश के विभिन्न 8 शहरों में कराए गए थे, जहां शुभंकर का नाम आशा रखा गया था। क्या रखा गया था भाई? आशा रखा गया था। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में जो हुआ था 2023 में। और ये जो आशा नाम है ये केकरा नाम पर था? तो चीता के नाम पर था। ठीक है। छठी खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 ये तमिलनाडु के 4 शहरों में कराए गए थे, और यहाँ पे शुभंकर का नाम जो है आदमी के नाम पे रखा गया था। एक महारानी का नाम है बीरमंगई बेलू नचियार। इन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक के खिलाफ जो है लड़ने का काम की थी। तो इन्हीं के नाम पे जो है इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का शुभंकर मस्कट तय किया गया था, जो कहाँ पे हुआ है? तमिलनाडु में। कौन जीते हैं? महाराष्ट्र जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ये सबसे पहली फॉर्मेट है। ये कब हुआ था? 2018 में हुआ था। पहली फॉर्मेट कहने का मतलब ये कई फॉर्मेट है, जैसे अभी आपने ऊपर में देखा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया पैरा गेम। तो ये बहुत सारे फॉर्मेट में है, इसीलिए मैंने कहा इन सबों में ये सबसे पहला है जिसे शुरू किया गया 2018 दिल्ली से। खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 का शुभंकर उज्ज्वला रखा गया था। ये उज्ज्वला जो है एक छोटी सी गुरैया के नाम पे, स्पैरो के नाम पे रखा गया था। ये जो खेलो इंडिया पैरा गेम है अभी 21 बार हुआ है, 2023 से स्टार्ट हुआ था अभी दिसंबर महीना में। इनके अलावा 36वीं राष्ट्रीय खेल 2022 में जो शुभंकर था ये सवज था, जो शेर के बच्चे के नाम पे था। 37वां राष्ट्रीय खेल 2022 ये गोवा में हुआ था। 2023 कर लीजिएगा, 37वां 2023 में हुआ है, मैं सही करके दूंगा। तो इस गोवा में हुआ था। शुभंकर यहाँ पे बाइसन के नाम पे मोगा को रखा गया था। और तीसरा राष्ट्रीय खेल जो है 38वां होगा, यहाँ पे सस्ता नशा करके लगता है टाइप की है। 38वां जो है यहाँ पे 2025 में होगा। शुभंकर जो है मौली को रखा गया है। मौली मौली है ना, मौली जो उत्तराखंड का जो आपका राजकीय पशु है उनके नाम पे रखा गया है मौली। तो यहाँ पे दो जगह थोड़ा सा गलती है। ये तीसरा को हम 38वीं राष्ट्रीय खेल करेंगे और 2022 को 23 करेंगे। मैं करेक्ट करके दूंगा, बस आपको समझने के लिए है कि 36वां गोवा में, 36वां जो है गुजरात में, 37वां गोवा में और 38वां उत्तराखंड में होने वाले हैं। इन तीनों का शुभंकर याद रखना है, सवज, मोगा और मौली, है ना। ये भैया रहे कुछ आपके, ये है ना, ये है भैया परीक्षा दर्पण रेलवे की एग्जाम है। तो ये है मार्क बूस्टर एसएससी के एग्जाम में आपके मार्क बढ़ाने वाला, जो पैरासीटामोल का सेकेंड एडिशन है। और इसमें जो है कंटेंट डिफरेंट है पूरे के पूरे, तो आप लोग ले सकते हैं। पैरासीटामोल 500 प्रे टू मेंस के लिए भी आपका फाउंडेशन बनाने के लिए बढ़िया रहेगा। ये आपका मेंस के लिए स्पेशल चल रही है 36 क्लास की सीरीज, इसमें आज 21वीं क्लास आएगी, तो आप लोग ले सकते हैं और अपना मेंस को बेहतर बना सकते हैं। 25 क्लास तक अवश्य करा दूंगा मेंस से पहले, यानी 18 से पहले। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में सही नहीं है? इस मूल्य पर बाजार मूल्य का प्रभाव नहीं पड़ता। एकदम पड़ता है जी, सीएससीपी का, है ना। इसके अलावा इस मूल्य का निर्धारण रबी और खरीफ फसल के बुआई से पूर्व किया जाता है। सही बात है। यह किसानों के लिए कृषि कीमत से संबंधित बीमा का कार्य करता है। अब फसल हुआ ही नहीं, बुआइयों नहीं हुआ, उससे पहले कीमत तय कर देता है, तो एक हिसाब से ये बीमा का कार्य करता है ना। इसके अंतर्गत सिर्फ खाद्यान्न फसल को ही शामिल किया जाता है, ये क्वेश्चन गलत है। इसके अंदर खाद्यान्न, है ना, दलहन इत्यादि वाणिज्यिक फसल, इस सब को भी शामिल किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत खाद्यान्न फसल, दलहन फसल, तिलहन फसल, वाणिज्यिक फसल, है ना, जो आपका व्यापारिक फसल होते हैं, इन सभी को शामिल करा जाता है। वाणिज्यिक फसल में आएंगे गन्ना, कपास, नारियल, जूट इत्यादि जो होते हैं, इनको भी शामिल करी जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत 1966-67 में की गई थी। इसी साल देश में हरित क्रांति पंजाब में आई थी। अगर एकदम एग्जैक्ट पूछता है, इस भी तो 67 बताना है, पंजाब में आई थी। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है, जबकि विश्व स्तर पे नॉर्मन बोरलॉग को। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था जो खाद्यान्न है उनके पैदावार को बढ़ाना। हरित क्रांति का सबसे अधिक जो फायदा हुआ है ये किस फसल पे? तो गेहूं पे हुआ है ना। हरित क्रांति की सेकेंड चरण की जो है कब अनुभव किए हम?
80 से 85 भी लिख सकते हैं, 70 से 85 के दरम्यान भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए हरित क्रांति के कुछ निगेटिव दुष्प्रभाव को देख लेते हैं, कल हो के अगर एग्जाम में आ जाए तो आप चूकना मत, है ना। हरित क्रांति के निगेटिव दुष्प्रभाव क्या है? अभी आपने पॉजिटिव प्रभाव देखा कि भाई खाद्यान्न की पैदावार बढ़ा दी, गेहूं पे जो उत्पादन क्षमता थी वो ज़्यादा कर दिया, जिससे लोगों में सहूलियत हुई, खाना वाना मिला, है ना। अब हरित क्रांति के जो निगेटिव दुष्प्रभाव है ये है कि भूमि निम्नीकरण, पर्यावरण, मिट्टी इत्यादि का दोहन। अब कोई बच्चा यहाँ पे भूमि निम्नीकरण का मतलब ये नहीं समझेगा कि ज़मीन कम हो गया महाराज, है ना। ज़मीन कम नहीं हुआ। भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है अतिचारण। अतिचारण मतलब समझते हैं? अतिचारण जो पेड़ पौधों को जो आपका जो परती परात ज़मीन होता है वहाँ पे क्या होती है कि बहुत ज़्यादा मवेशी वगैरह चरते हैं, ठीक है। तो उनके खूर से, उनके खूर जो होते हैं ना, उनसे जो मिट्टी हटते हैं ना, वो उससे मृदा अपरदन भी होते हैं। और अतिचारण मतलब तो समझ ही रहे हैं। भूमि निम्नीकरण के अंतर्गत ये सब कारण है। भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है कि जो ज़मीन है ना वो बंजरता के तरफ धीरे धीरे बढ़ना, ठीक है। मतलब जो उनकी उर्वरा शक्ति है, जो उपजाऊ वाला गुण है उनके, वो धीरे धीरे लैप्स होना, इसे कहते हैं भूमि निम्नीकरण। निम्नीकरण मतलब होता है कम, तो इसीलिए मैंने बताया कि भाई भूमि निम्नीकरण का मतलब ज़मीन कम होना नहीं होता है। ज़मीन तो कम हो ही नहीं सकता है। कैसे? कोई माथा पे तो उठा के ले ही नहीं जा सकता भाई इस संसार से कुछ भी, तो ज़मीन कैसे कम होगा? हाँ, ज़मीन कम एक ही शर्त पे हो सकती है ना। जो समुद्री जल के माध्यम से जब तट की कटाई बढ़ जाएगी, या फिर जो भी प्राकृतिक आपदा है खास करके जल से संबंधित, तो उनसे ज़मीन कम हो सकती है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो भूमि निम्नीकरण का मतलब समझ में आया कि भाई उर्वरता शक्ति से है इनका। इनके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा जो CSCP करता है, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोर्स एंड प्राइसेस। इसकी स्थापना 1965 में किया गया था। 1985 से पहले इसका नाम कृषि मूल्य आयोग हुआ करता था, छोटा सा नाम हुआ करता था। वर्तमान समय में कुल 22 फसलों के लिए, यूं कहे तो 23 फसल के लिए है, लेकिन 23 फसल के लिए CSCP के मोड में समर्थन फुल रूप से नहीं करते, तो 22 फसल इसके साथ गन्ना के लिए भी उचित मूल्य का सिफारिश करता है ना। इसके अलावा CSCP का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। FCI होते हैं भारतीय खाद्य निगम की स्थापना भी पूछे जाते हैं, SSC में इसके एक अलग से पोस्ट भी आते हैं, है ना, FCI का। तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। SSC की जो स्थापना है वो कब हुई थी आप लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन 2023 के CGL जैसे एग्जाम में पूछा है। ठीक है, रबी की फसल, इसकी बुवाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है, जबकि कटाई मार्च अप्रैल में करी जाती है। अभी रबी का फसल जो है मिड पीरियड में है, अभी जैसे ही मार्च आएगा कटना स्टार्ट होगा सर। चना होगा, मसूर होगा, गेहूं होगा, जौ होगा, सरसों होगा, तीसी होगा, ये सब क्या है? ये सब रबी फसल की उदाहरण है। खरीफ की फसल की बात करेंगे तो आते मानसून ही स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब जून जुलाई में स्टार्ट हो जाते हैं बोना, और इसकी कटाई जो है सितंबर अक्टूबर में होती है। जैसे आपका धान वगैरह हो गया, मक्का वगैरह हो गया, है ना। रबी और खरीफ दोनों फसलों के जो बीच में टाइम का जो गैप है ना, 3.5 महीना के करीब, उस टाइम पीरियड में, है ना, आपका ककड़ी, तरबूज, खकड़ी, खीरा, ये सब की खेती हो जाती है। इसे जायद फसल कहते हैं सर, है ना, यहाँ पे लिखा है इसे जायद फसल कहते हैं। तो दोनों तीनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा टाइम मैगजीन 2024 में 100 प्रभावशाली लोगों के लिस्ट में भारत की एकमात्र फिल्म अभिनेत्री को नामांकित किया गया। उनका नाम क्या है? जो टाइम मैगजीन है ये हर साल कुछ ना कुछ, है ना, 100 लोगों के जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं जिनका इफेक्ट ज़्यादा रहा हो, उनका एक लिस्ट जारी करता है। इसमें भारत की एक अभिनेत्री का नाम है ना, जिनका नाम है आलिया भट्ट। किधर गई? यहाँ पे है आलिया भट्ट, इनका नाम है आलिया भट्ट, है ना। ये रणबीर कपूर की पत्नी भी है। इनके अलावा टाइम मैगजीन 2024 100 प्रभावशाली लोगों में भारतीय मूल के अजय सिंह बंगा, ये कौन है? वर्ल्ड बैंक के चीफ है वर्तमान में। साक्षी मलिक रेसलर हैं। सत्या नडेला IT वाले हैं। और आलिया भट्ट ये हीरोइन है। तो ये सभी के सभी, ये चारों को जो है इस बार टाइम मैगजीन में जगह दिया गया, जो इंडिया या इंडिया मूल से बिलोंग करते हैं। वर्ष 2023 के लिए
टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को जो है निर्धारित किया गया था। अब 24 वाला भी आ जाएंगे, है ना। इनके अलावा टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2022 यूक्रेन के राष्ट्रपति भी जेलेंस्की को जो है दिया गया था। ये टाइम मैगजीन के जो भी पर्सन ऑफ द ईयर होते हैं उनका जो है इस हिसाब से उनका नाम सेलेक्ट करते हैं कि पूरे वर्ष के दौरान किसका प्रभुत्व ज़्यादा रहा, सिर्फ न अपने देश पे बल्कि विश्वव्यापी। इसको ऐसे आदमी को जो है यहाँ पे चाहे पसंद करने के लिहाज से हो, कोई कदम उठाने के लिहाज से हो, वो कई मायने हो सकते हैं, लेकिन जो इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट के गुण के आधार पे ही टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करते हैं। द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM, द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है 12th फेल को दिया गया है। 12th फेल जो एक सच्ची कहानी पे बनी है ना। अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड कार्तिक आर्यन को दिया गया है चंदू चैंपियन के लिए। ये दोनों के दोनों पिक्चर जो है शिक्षा से आधारित है, कहीं न कहीं जुनून से आधारित है। 12th फेल जो है IPS बनने को लेकर के है, जो एक विषम परिस्थिति में भी जो है अपने गाड़ी को चलता रखा है। और ये जो कार्तिक आर्यन वाला जो है ये चंदू चैंपियन के लिए दिया गया है। ये चंदू चैंपियन पिक्चर मैंने आपसे बताया था कि ये पिक्चर जो है मुरलीकांत पेटकर के नाम मतलब ऊपर बनाए गए हैं, जो पैरा ओलंपिक में भारत को प्रथम गोल्ड मेडल दिलाए थे, उनके ऊपर बनाए गए हैं। और कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए ही सर्वश्रेष्ठ एक्टर का खिताब दिया गया है। कहाँ पे? दादा साहब में नहीं, ऑस्कर में नहीं। ये कौन सा है? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न। ये हर साल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में होती है। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स में लापता लेडीज को अवार्ड दिया गया है। ये पिक्चर का नाम है। देखिए, एक तो होता है मेन सीधे सीधे बोल देगा कि सबसे बेस्ट फिल्म की अवार्ड किस फिल्म को दिया गया। अगर ये क्रिटिक्स शब्द इस्तेमाल करता है तो फिर ये वाला पिक्चर हो जाएगा लापता लेडीज। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है पार्वती को चुना गया है ना। तथा अम्बेसडर ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये VVI करके रखेंगे, जो आज तक किसी भी भारतीय को नहीं मिला था, ये रामचरण को मिला है। RRR में जो रामचरण है उनको दिया गया है इसी जो है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2024 में। यहाँ पे AR रहमान इत्यादि भी जो है गए थे। इनके अलावा महिलाओं के लिए कबड्डी के मैदान की बीमाएँ क्या होती है? जो महिला होते हैं और जो पुरुष होते हैं उनमें जो कबड्डी की मैदान होती है उनकी बीमाएं अलग हो जाती है। तो महिला के लिए 8 और 12 मीटर होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 8 और 12 मीटर होती है। कबड्डी के प्रत्येक कक्ष में खिलाड़ी की बात करेंगे तो 7 खिलाड़ी होते हैं। वैसे रिजर्व सहित 12 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन जो एक्टिव होते हैं, जो मैदान पे खेल रहे होते हैं, वो 7 खिलाड़ी होते हैं। भारत में कबड्डी कितने स्टाइल से खेले जाते हैं? ये क्वेश्चन पास्ट में आए हैं। तो 4 स्टाइल से खेले जाते हैं कबड्डी इंडिया के अंदर। प्रो कबड्डी लीग 2023 के विजेता कौन है? पुनेरी पल्टन है। और उप विजेता कौन है? हरियाणा। एक्चुअली ये 2023-24 तक में हुआ था, ठीक है। तो आप 2023-24 भी लिखे देखेंगे तो भी यही आंसर मारेंगे। और खाली 2024 लिखा होगा तो ये अभी हुआ है, जो आपके नज़दीकी एग्जाम में नहीं आ रहा है। जो विजेता हरियाणा स्टीलर्स रहा था। तो याद करने का तरीका, जो 23 में उप विजेता रहा था वो 24 में बना विजेता, ठीक है मेरे भाई। और ये जो प्रो कबड्डी लीग है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014 के अंदर हुई थी, है ना। असम में कबड्डी जैसा एक खेल होता है जो बॉल के सहारे खेले जाते हैं, इसे हम कहते हैं धोप खेल। क्या कहते हैं? धोप खेल, है ना। इनके अलावा बीच वॉलीबॉल में मैदान की लंबाई चौड़ाई 16 और 8 मीटर होती है। और वैसे वॉलीबॉल की बात करेंगे तो 18 और 9 मीटर होती है। दोनों ही केस में मैंने कहा था L/W का जो रेशियो है 2:1 होगा, है ना। चाहे 16:8 कहिए, चाहिए 18:9 कहिए, अनुपात तो नहीं बदलने वाली। लेकिन मेन डायामीटर बदल जाती है जब बीच बॉल खेलते हैं, बीच वॉलीबॉल आप खेलते हैं। बीच मतलब होता है भैया वही जो लोग गोवा में घूमने जाते हैं, समुद्री किनारा या फिर किसी जलराशि की किनारा। तो वहाँ पे जो वॉलीबॉल खेल होती है वो 16-8 मीटर का डाया में खेले जाते हैं। पुरुषों के कबड्डी में मैट की चौड़ाई 13x10, वहीं महिलाओं में अभी आपने ऊपर में देख लिया था। इनके अलावा 9x12 था। हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत 71 में हुई थी और जो हॉकी वर्ल्ड कप में भारत विजय रहे थे ये 1975 में रहा था। लेटेस्ट हॉकी वर्ल्ड कप 23 में हुआ था।
उड़ीसा में हुआ था, विजेता रहा था जर्मनी, उपविजेता रहा था बेल्जियम। अच्छा लग रहा होगा कुछ भी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जब ये लगे आपको कि काम का चीज़ पढ़ाता हूँ, है ना। भारत के पड़ोसी देश की श्रीलंका की HDI इंडेक्स 2023-24 में रैंक क्या है? श्रीलंका का रैंक रहा था 78वां। ठीक है, HDI इंडेक्स 2023-24 में भारत का स्थान 124वां है और SDG स्कोर जो है ये 0.644 है। इनके अलावा विश्व नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी रही है? 40वीं रही है। 2024 के लिए जो नवाचार सूचकांक में हमारी रैंक है 40 है, वहीं पे 2023 में यह स्थान जो है 39वां था। ठीक है ना। 2023 में, माफ़ कीजिएगा, 2023 में था 40वां और 2024 में हो गया 39वां, थोड़ा सा घटा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने उल्टा कह दिया, माफ़ी चाहता हूँ, है ना। इनके अलावा विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो आपका हैप्पीनेस इंडेक्स है 2023 के लिए इंडिया की स्थिति 125वीं है और 2024 के लिए इंडिया की स्थिति 126वीं है। ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम में आने के लिए, है ना। HDI जो है ये आदमी की डेवलप्ड मतलब कितने जो है आपका परिपूर्ण है वो चीज़ बताता है, कई सारे चीज़ों को लेके तय किया जाता है। और खुशहाली रिपोर्ट भी एक हिसाब से वही चीज़ बताता है कि आदमी कितना खुश है। इनके अलावा HDI में अपने पड़ोसी का हाल श्रीलंका का 78 है, चीन का 75 है, भूटान का 125 है, बांग्लादेश का 129 है ना, नेपाल का 146 है और पाकू का 164 है ना। HDI इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा तय करी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के शासनकाल में बनाई गई थी? अब दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के शासनकाल में बनी थी मस्जिद, ये थी मोठ मस्जिद, है ना, मोठ मस्जिद। ये आपका लोदी वंश के काल में बना था। दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया है ना। लाहौर के किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण सलीम ने करवाया था, अर्थात जहांगीर ने करवाया था। आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया है ना। और आगरा के किला का निर्माण किसने करवाया है? एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे रखूँगा क्योंकि मैं 2 करोड़ बार आपको पढ़ा चुका हूँ कि आगरा में जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया है, जिसके अंदर मोती मस्जिद है, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बताइएगा किला का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया है। शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तख्ते तौस इन्होंने ही बनवाया था, जो मयूर सिंहासन था ना वो शाहजहां के शासनकाल में ही बनाई गई थी, लेकिन इस पर बैठने वाला आखिरी मुगल शासक मोहम्मद शाह बने थे। ठीक है, और इस तख्ते तौस को लूट करके ले गए थे नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत की सबसे पुरानी मस्जिद चेरामन जुमा ये केरल में है। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करी गई थी। कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के समय स्टार्ट हुआ था, है ना, परंतु जो आपका कुतुब मीनार है ये इल्तुतमिश को पूर्ण करने का श्रेय दिया जाता है ना। और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद वहीं पे है जहाँ पे कुतुब मीनार है, और वहीं पे जो अलाई दरवाज़ा है वो भी उधर ही है। जो अलाई दरवाज़ा का नाम है वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ जुड़ेगा। लेकिन मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में कराए गए थे। सिकंदर लोदी को और क्या कहते हैं? निजाम खान कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसका एक और नाम क्या है? निजाम खान कहते हैं, निजाम खान। और ये क्या करवाए थे? कहा जाता है आगरा शहर इन्होंने ही बनवाया था। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ 5 नए एम्स का जो है उद्घाटन किए हैं। इन 5 में से कौन एक नहीं आते? कल्याणी में है क्या? वो आता है क्या? राजकोट में, गुवाहाटी में, मंगलागिरी में? तो गुवाहाटी में जो है ये पहले की बात हो गई, ये एक साथ नहीं है। बाद में कि कल्याणी, राजकोट और मंगलागिरी ये 24 के जो है जनवरी फरवरी में जो है उद्घाटन में ये शामिल है। पूर्वोत्तर भारत की पहली एम्स का उद्घाटन अप्रैल 2023 में नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में किए थे। ये पहले ही हो गए कहने का मतलब। इनके अलावा नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में एक साथ 5 नए एम्स का उद्घाटन भटिंडा पंजाब, कल्याणी पश्चिम बंगाल, रायबरेली उत्तर प्रदेश, मंगलागिरी आंध्र प्रदेश और राजकोट गुजरात, इतने जगह पे करे थे। इसे VVI कर लेंगे। कोई भी एग्जाम के स्टार्टिंग दिन में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। मोदी साहब के जो उद्घाटन वाला काम होता है
जैसे आपको पता होगा भाभा कैंसर रिसर्च सेंटर के उद्घाटन मोदी ने कहाँ पे किया, तो ये थे पंजाब में, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जनवरी 2024 को, है ना, मुंबई के अरब सागर में स्थित इंडिया की सबसे लंबी ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन किए थे। इन्हें भी ध्यान रखेंगे, इनके जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है ये जरूर याद रखना है। ये सेवरी से उरन तालुका को जोड़ते हैं, सेवरी से उरन तालुका को जोड़ते हैं। मैं कल और परसों ही सेवरी गया था किसी काम से, है ना। मेरे गांव वाले रहते हैं वहाँ पे, तो मैं मिलने गए थे। इनके अलावा सेवरी के आगे कॉटन ग्रीन स्टेशन है, वहाँ पे गया था मैं। इनके अलावा हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान देश के द्वारा भूटान का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी को 20 से अधिक देशों में सम्मान दिया जा चुका है जो उनके सर्वश्रेष्ठ होते हैं, जिसमें 7 से अधिक मुस्लिम कंट्री हैं जो उनको अवार्ड दिए हैं। साथ ही है, एग्जैक्ट 7 है। इनके अलावा निम्नलिखित में से सर्वाधिक अधिक ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी, गुरु शिखर, कालसूबाई, देवमाली। इन चारों की बात करेंगे तो सबसे अधिक ऊंची चोटी जो है ये आपका गुरु शिखर हो जाएगा। गुरु शिखर की हाइट कितनी है? 1722 मीटर है। और ये कहाँ पे है? ये अरावली पर्वत की टॉप है ना। कौन से पर्वत का? अरावली पर्वत का टॉप है। अरावली माउंटेन जो है ये दुनिया में सबसे ओल्ड माउंटेन का जो है इनको खिताब तगमा दिया गया है। सबसे पुरानी जो है आपका पर्वत श्रृंखला मानी जाती है ना। इनके अलावा धूपगढ़ी सतपुरा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ी जो है ये सतपुरा जो पीक है मतलब श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची टॉप है मध्य प्रदेश में। यह महादेव पहाड़ी में स्थित है और इसकी टोटल ऊंचाई मात्र 1350 मीटर है। प्रसिद्ध ताप्ती नदी यहीं से निकलते हैं। ताप्ती नदी कहाँ पे गिरती है? खंभात की खाड़ी कहिए या अरब सागर कहिए। सतपुरा और विंध्य पर्वतमाला के बीचों बीच एक नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक की चोटी जो मैकाल रेंज की पर्वत है यहाँ से होती है तथा यह पश्चिम दिशा में बहना स्टार्ट करती है। इंडिया की अधिकांश जो मैक्सिमम नदियाँ हैं ये पूर्व दिशा की तरफ बहते हैं। नर्मदा और ताप्ती ये सब कुछ एक गिने नदी हैं जो उल्टा बहता है, पश्चिम की तरफ बहता है ना। भ्रंश घाटी को फॉलो करते हैं, भ्रंश घाटी को फॉलो करते हैं, रिफ्ट वैली को फॉलो करते हैं। डेल्टा का निर्माण नहीं करते हैं, न करते हैं मतलब डेल्टा नहीं बनाते हैं। अरब सागर में गिर जाती है कौन? नर्मदा। अरब सागर में गिरने वाली ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है, इन्हें ध्यान रखेंगे। दुनिया की 3 सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी जो है सबसे पहले माउंट एवरेस्ट 8850 से पॉइंट में भी आगे जोड़ सकते हैं अब, क्योंकि ये जो है ना ये बढ़ रहा है सर। पहले 88-48 देखते थे, अब हम 88-50 देख रहे हैं। ये न्यू फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है जो पूर्ण रूप से जीवित है और ये सबसे युवा पर्वत है विश्व में वर्तमान समय में, ठीक है। तो ये कई हजार साल में कुछ सेंटीमीटर बढ़ जाते हैं। नेपाल में है गॉडविन ऑस्टिन, ये आपका कंचनजंगा जिसे काराकोरम 2 भी माफ़ कीजिएगा काराकोरम 2 कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन को। कंचनजंगा अलग है, वो 3rd नंबर पे आएगा। तो इनकी जो हाइट है 86-11 मीटर है। ये भारत और पाकू में हे भगवान विष्णु फैले हुए हैं। कंचनजंगा 85-86 मीटर है इनकी हाइट और ये दुनिया में तीसरे सबसे ऊंचे हाइट की मतलब अपना माउंट है। ये कहाँ पे है? सिक्किम में स्थित है, जो भारत का पूर्ण रूप से अपना सर्वोच्च चोटी है। अरावली पर्वत श्रेणी जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। इसका नाम है दुनिया की सबसे पुरानी, लिखना पड़ेगा यहाँ पुरानी है, लिखा पुरानी है ना। दुनिया के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसकी टॉप हाइट को गुरु शिखर कहते हैं जिसकी हाइट 1722 मीटर है। लूनी नदी जो है यहीं से निकलती है जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है 1646 मीटर के साथ। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी देवमाली है 1672 मीटर के साथ। तो ऊपर के जो 4 गो थे ना, धूपगढ़ी, कालसूबाई, देवमाली और अरावली के जो है गुरु शिखर, तो उसमें सबसे ज़्यादा हाइट किसके रहेंगे? गुरु शिखर के। अप्रैल 2024 में किस महान शतरंज प्लेयर ने फाइड में कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतकर विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरे भारतीय बने थे? तो अभी डी गुकेश हर जगह डी गुकेश छाया हुआ है। एक दौर होता है किसी भी इंसान का, एक दौर होता है, उस समय आपके साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ होती है और एक दौर होता है कि अच्छे लोग कुछ भी अच्छे से तो करना ही चाहते हैं लेकिन
किस्मत साथ, भाग्य साथ या कर्म साथ नहीं देते हैं। तो जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले आर प्राज्ञनंदा का 1-2 वर्ष रहा कि जहाँ जाते थे जीत जाते थे, अब डी गुकेश का वो समय चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, अब वो समय चल रहा है डी गुकेश का। कुछ दिन पहले आपने नीरज चोपड़ा का भी ये समय देखा। तो समय एक जैसा नहीं रहता है, इसीलिए जो आज है उसे पूर्ण रूप से इस्तेमाल कीजिए, है ना। पढ़िए मन से, हो जाइए सफल भाई, है ना। ये है भैया आपका डी गुकेश। फैड कैंडिडेट्स टूर्नामेंट का आयोजन अप्रैल 2024 कनाडा के टोरंटो में कराए गए थे। टोरंटो एक बिजली कंपनी भी है, टोरंटो पावर, जिसके कारण जिसमें भारत के 5 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। वैशाली रमेश बाबू जो प्राज्ञनंदा जी की बहन है, कोनेरू हम्पी मैडम, ये बहुत पुराने शतरंज प्लेयर हैं। आर प्राज्ञनंदा ये मैग्नस कार्लसन को हराने वाले प्लेयर हैं। विदित गुजराती और डी गुकेश, यहाँ पे डी गुकेश कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतकर जो है विश्वनाथ आनंद साहब के बाद जीतने वाले भारतीय बने। दिसंबर 2024 में, जो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, 18 वर्षीय डी गुकेश सिंगापुर में हो रहे विश्व शतरंज चैंपियनशिप के 14वें दौर में डिंग लिरेन को हराकर इतिहास रच दिया। कहने का मतलब ये सबसे कम उम्र के जो है विश्व शतरंज विजेता बन गए हैं। आपका कौन? डी गुकेश। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सबसे कम उम्र के जो है ग्रैंड मास्टर बन गए। ये सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर अभी भी अमेरिका के अभिमन्यु मिश्रा है। ठीक है भाई, ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है ना। डी गुकेश वर्तमान समय में भारत के तरफ से सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर है और दुनिया के तीसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर है। दुनिया में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा है अमेरिका का, और दूसरे स्थान पे संगरई करजाकिन यूक्रेन आता है। इसके बाद तीसरे स्थान पे डी गुकेश। लेकिन अगर शतरंज की जो चैंपियनशिप है वर्ल्ड स्तर पे, ये जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कहेंगे तो डी गुकेश होगा। डिंग लिरेन की नेटिव जरूर याद रखेंगे, चाइना के हैं, जिसे इस बार हराए हैं, है ना। इनके अलावा भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद 2014 में कैंडिडेट टूर्नामेंट अपने नाम किए थे, परंतु वह विश्व शतरंज चैंपियनशिप में हार गए थे मैग्नस कार्लसन से। जो कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आपका जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के लिए विजेता है डी गुकेश, और मान लीजिए राजू नाम का कोई आदमी जो है अभी कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतेंगे 2025 में अब होंगे, तो ये आदमी ना जो विश्व चैंपियनशिप 25 में होगा ये फाइनलिस्ट से भिड़ेंगे, यानी डी गुकेश से खेलेंगे। समझे कि नहीं समझे? जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में जीत के बैठे हुए होते हैं, वो जो करंट विनर होते हैं, उनके साथ अगले विश्व चैंपियन में कौन खेलेगा ये तय करता है कैंडिडेट टूर्नामेंट। समझे, है ना। 2024 में आयोजित होने वाली फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप में अब डी गुकेश डिंग लिरेन को हरा के दुनिया के सबसे कम उम्र के चैंपियन बन गए हैं, ये तो बता ही दिए हैं। इनके अलावा वर्ष 24 में महिला फाइड कैंडिडेट टूर्नामेंट तांग झोंगी चीन अपने नाम की थी, है ना। इनके अलावा शतरंज की शासी निकाय फिडे है, स्थापना 1924 में हुआ था, मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर पुरुष में विश्वनाथ आनंद साहब हैं। इनके अलावा समूचे वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेपो रेट है वो क्या रहा, जो कभी भी अपरिवर्तित नहीं हुआ पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान, तो 6.5% था। एक ये यूनिक क्वेश्चन टाइप से है जो आपकी एग्जाम में आ सकता है। वैसे जनरली 3 महीना 6 महीना में कुछ ना कुछ उथल पुथल आता है 0.5 का, लेकिन जो वित्तीय वर्ष 23-24 रहा ये आरबीआई ने एकदम फिक्स कर दिया कि भाई आज इसको घुमाएंगे नहीं, इसको जो है एकदम फिक्स रखना है। तो ये फिक्स था, तो इसीलिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। इनके अलावा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना है हिल्टन यंग आयोग से 35 में हुआ था, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, मुख्यालय मुंबई में है, और करेंट अध्यक्ष अब शक्तिकांत दास की जगह कौन बन गए हैं? संजय साहब बन गए हैं। इनके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की केंद्रीय बैंक है, इसे बैंकों का बैंक और अंतिम ऋणदाता बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई के प्रमुख कार्य में मौद्रिक नीति बनाना, नोट छापना, प्रतिभूतियों की लेन देन, कमर्शियल बैंक को लोन देना, एमएफआई कंपनियों को रेगुलेट करना इत्यादि, एनबीएफसी सबको भी देखना, ये सब क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। अब इसके मौद्रिक नीति में रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, है ना, एसएलआर इत्यादि आते हैं, जिनकी क्या क्या काम है। रेपो रेट वह रेट होता है जिस दर पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए धन उधार देते हैं। कैश रिजर्व रेशियो वह रेशियो है
जो किसी भी कमर्शियल बैंक का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा रखना होता है। ठीक है ना। एसएलआर वह है जो किसी भी वाणिज्यिक बैंक को, है ना, जमा का न्यूनतम प्रतिशत तरल नकदी या प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है। तो ये तीनों के तीनों आप समझ गए कि ये क्या होता है ना। आरबीआई मुद्रास्फीति को कम करने में भी योगदान देते हैं कई तरीके से, जैसे, है ना, अगर सीआरआर बढ़ा दिए, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिए तो इससे भी मुद्रास्फीति थमती है। नोट छापना बंद कर दिए तो भी मुद्रास्फीति मतलब थमती है ना। रिजर्व रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक से धन उधार लेते हैं। ट्रिपल आर जो है ना, ये रिपो रेट का उल्टा है, रिवर्स में हो जाती है। रेपो रेट में क्या होता था, आरबीआई लोन देते थे शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक को। अब रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, आरबीआई लोन ले रहा है वाणिज्यिक बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा करी गई थी, तो ये करी गई थी लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि करने वाला प्रथम अंग्रेज गवर्नर थे। वैसे सहायक संधि करने वाला इंडिया में पहले जो विदेशी बने वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में करवाया था। भारत में सहायक संधि करने वाले लॉर्ड वेलेस्ली, है ना। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था, ये क्वेश्चन अलग से रेलवे इत्यादि एग्जाम में आता है। प्रसिद्ध चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, ये अलग से पूछा जाता है। और जो सेकेंड आपका, है ना, आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसमें टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि हैदर अली की मृत्यु यहाँ हो जाता है और इस युद्ध को कंटिन्यूटी देने के लिए टीपू सुल्तान भी भाग लिए थे सेकेंड वाला में, और चौथा में टीपू सुल्तान भी शहीद हो गए थे। इसके समय में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं में वसीन की संधि 1802 में हुआ था। किसके समय में, मराठा और अंग्रेज के समय। भारत में सती प्रथा का अंत 1829 में विलियम बेंटिक राजा राम मोहन राय के प्रयास से समाप्त किए थे, है ना। इसके अलावा 1835 में कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी जो है विलियम बेंटिक ने ही किया था। मैकेले की रपट जो है ना, जिसे अंग्रेजी शिक्षा की स्टार्टिंग मानी जाती है, ये भी आपका बेंटिक के समय ही आया था। भारत में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की समाप्ति रिपन के समय में हुआ था और लाया गया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में। किसके काल में, लिटन के समय में। प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 चेम्सफोर्ड के काल में हुआ था। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। IPv4 एड्रेस में बिट्स की संख्या कितनी होती है, तो 32 बिट्स होते हैं IPv4। IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है ना। इसके अलावा बोल्टी, जो अभी अपन वीडियो कॉल के लिए इस्तेमाल करते हैं, बोल्टी, अरे बोल्टी स्टार्ट कर दो तब होगा, वो बंद हो गया होगा, है ना। तो बोल्टी जो है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, इसका फुल फॉर्म होता है ना। 4 बिट बराबर एक निबल होता है और 2 निबल बराबर 1 बाइट होता है, अर्थात 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। अब फिर ये सीक्वेंस 1024 को फॉलो करेगा, KB, MB, TB, GB, है ना, इस तरीके से चलेगा। IPv6 क्या होता है, इसमें 128 बिट्स होते हैं और IPv4 में अभी आपने देखा 32 बिट्स होते हैं। इनके अलावा जनगणना के इतिहास में सर्वाधिक वृद्धि दर कब दर्शाया गया था, दर्ज किया गया था, जो डेकेडिकल ग्रोथ है ना, ये सबसे ज़्यादा कब आया था, कौन से जनगणना में, तो ये आया था 1971 से 81, यानी 1981 की जो जनगणना है उसमें सबसे ज़्यादा डेकेडिकल ग्रोथ दर्शाए गए अब तक के कंपैरिजन में। सबसे कम दर्शाया गया था 1911-21 में और दूसरा सबसे कम दर्शाया गया 2001-11 में। याद रहेगी कि नहीं रहेगी, सबसे कम रहा भैया 1911-21 में, दूसरा सबसे कम रहा 2000 पिछला जो हुआ जनगणना 2001-11 में। अभी पिछला क्या, अभी इसे कहिए, क्योंकि अभी तो मेन रूप से जनगणना का डाटा रिलीज नहीं हुआ है ना, इस 21 वाला। और जो सबसे ज़्यादा फास्ट हुआ 1971-81 में। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कितना काम हो रहा है यार, जनगणना नहीं पूर्ण हो रही है ना। जनगणना 2011 के अनुसार देश की दशकीय वृद्धि 17.64% थी। सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर्शाने वाले राज्य मेघालय थे और सबसे कम दशकीय वृद्धि नागालैंड ने दर्शाया था। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक डेकेडिकल ग्रोथ दादर नगर हवेली की और न्यूनतम लक्षद्वीप की थी। वहीं पे केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लक्षद्वीप था 91.6, है ना। भारतीय जनगणना के इतिहास में महाविभाजन वर्ष 1921 को कहा जाता है।
2011 की जनगणना में साक्षरता 74.04%, 65-46 महिला का, 82-14 पुरुष का, लिंगानुपात 943, घनत्व 382, टोटल जनसंख्या 121 करोड़ से आगे, ये सब तो ध्यान रखना है। बाल लिंगानुपात 919 था, यहीं पे लिख लेंगे। देश में सर्वाधिक लिंगानुपात साक्षरता दर दोनों के दोनों में अव्वल कौन है? केरल है ना। विशेष जानकारी के लिए जनगणना वाले टॉपिक में जाएंगे, वहाँ पे आपको और भी जानकारी मिलेगी। या फिर जो कल या परसों क्लास आया था सीजीएल मेंस वाली, कोई भी बच्चा ऐसा तो नहीं है कि मेरे थंबनेल वाली क्लास देखते हैं। मैंने आपको कहा बहुत लिमिट पढ़ाता हूँ, पर डे एक वीडियो आ भी नहीं पाती है, 2 दिन में एक वीडियो वगैरह, या फिर कभी कभी पर डे भी आता है जब छुट्टी रहता है। तो भैया जो है पूरा वीडियो देखा कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारी 1 घंटे की क्लास आप खुद से 10 घंटे में नहीं कर सकते हैं। और किसी भी गुरुजी की भी मैं बात करूँगा कि अगर 5 क्लास में इतना चीज़ आपको नहीं बताएगा, और वो भी रिफाइंड कंटेंट जो सिर्फ काम के हो, है ना। अब ऐसे नहीं गुरुजी बीच में कहानी सुना रहे हैं, एक ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ये सब नहीं चलता है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए बोरियत फील करते हैं, और बहुत बच्चा तो वीडियो के 10 मिनट भी नहीं टिक पाते, उनको लगता है इतना पढ़ूंगा सर दर्द करने लगेगा। तो नमन है आपको, आप गोली लीजिए सर दर्द का, है ना। किसी शास्त्रीय नृत्य में भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य का कला समावेशन देखने को मिलता है। तो ये है कुचिपुड़ी, इसमें भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य का समावेशन देखने को मिलता है। शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, जो मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कतरिया, ओडिसी, मणिपुरी, कथकली, ये सब है ना। देवदासी परंपरा से निर्मित कितने शास्त्रीय नृत्य है? तो 4 शास्त्रीय नृत्य जो है ये देवदासी परंपरा से निर्मित है, जिसमें 3 साउथ का ही है, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, और ओडिसी खाली हो जाएगा इधर का मतलब पूर्व साइड का। इसके अलावा लास्य और तांडव से प्रेरित एकमात्र शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी है, जिसमें लास्य का भी भाव देखने को मिलता है और तांडव का भी। घुंघरू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस नृत्य में भगवान राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है। सबसे आधुनिक शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है, जो असम का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसे आधुनिक स्वरूप में लाने का श्रेय वैष्णव संत शंकर देव को दिया जाता है ना। इस नृत्य में जो है नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण देखने को मिलता है सत्रिया में। भामाकल्पम ये कुचिपुड़ी से जुड़ी हुई नाटिका है। भरतनाट्यम को सादिरट्टम या एकाहार भी कहा जाता है, एकाहार, है ना। यह सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य मानी जाती है और ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। हर घर जल योजना की शुरुआत कब हुआ था? 2019 में जल जीवन मिशन के तहत। हर घर जल योजना में पहला राज्य कौन है जिसके हर घर में जल पहुंच गया? तो गोवा। इसके अलावा प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 2024 में जो 22 मार्च को जल दिवस मनाया गया, शांति का जल जो है इनका थीम रखा गया था। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना को जो विद्युतीकरण से संबंधित है, की शुरुआत 2017 में हुआ था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 में, है ना। जनधन योजना कार्यक्रम 2014 में। नमामि गंगे योजना कार्यक्रम 2014 में, है ना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत 19 में। इसमें क्या होता है? एज फैक्टर 18 से 40 वर्ष। लाभार्थी को कितने पेंशन? 3000 न्यूनतम। कितने वर्ष पूर्ण होने पे? 60 वर्ष पूर्ण होने पे। 2024 में दिए गए अंतिम विजेता सहित अब तक भारत रत्न पुरस्कार के विजेता की संख्या बढ़ के कितनी हो गई? तो 5 को विजेता आया 2025 में। उन सबको जोड़ते हुए अब भारत रत्न अवार्डी जो हो गए हैं 53 आदमी हो गए हैं, है ना। 2024 में 5 आदमी को भारत रत्न दिए गए, कौन कौन है? चौधरी चरण सिंह, भूतपूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री कर्पूरी ठाकुर, बिहार के जो है एक बड़े नेता पीवी नरसिम्हा राव, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, और एम एस स्वामीनाथन साहब, हरित क्रांति के जनक भारतीय स्तर पे। तो इन 5 को जो है भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। प्रथम रिसीवर जो थे ये आपके एस राधाकृष्णन साहब थे, और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन और गोपालाचारी, लेकिन इन तीनों में भी पहले कहे गए तो एस राधाकृष्णन। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी थी, इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के एकमात्र क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, 13-14, 13 में घोषणा, 14 में हैंड रिसिप्ट। भारत रत्न प्राप्त करने वाले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, 1987, लेकिन पूर्णतः विदेशी कहेगा क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खान का कहीं ना कहीं नेटिव तो इंडिया ही है, तो पूर्णतः विदेशी कहेंगे तो नेल्सन मंडेला, 1990। 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद अवार्ड की घोषणा 4 आदमी को दिए गए हैं, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश और मनु वाकर। ये क्वेश्चन अभी नहीं आएगा लेकिन आगे तो आएंगे। निम्नलिखित में से कौन 1946 में कांग्रेस द्वारा गठित अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष थे? तो उपाध्यक्ष कहेंगे तो जवाहरलाल नेहरू होगा, है ना, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 2024 में गठित अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंधित तथा विदेश मामले सौंपे गए थे।
सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना और प्रसारण सौंपा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को कृषि, है ना, जॉन मथाई को उद्योग, जगजीवन राम साहब को श्रम विभाग, सरदार वल्लभ सिंह को रक्षा इत्यादि, ये जो है आपका सौंपा गया था। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति में पीसी महालनोबिस को अध्यक्ष बनाए गए थे, जिनके मॉडल पर सेकेंड पंचवर्षीय योजना आधारित होती है। 1960 में गठित बीआरओ के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, और यहीं पे हम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करे थे, पूर्ण स्वराज की मांग करे थे। प्रसिद्ध चवांगकुट नृत्य नामक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो चवांगकुट जो है ये मणिपुर का है। चवांगकुट मणिपुर का त्यौहार है। मणिपुर के अन्य प्रमुख त्योहारों में लाई हरोबा, ये नृत्य नहीं त्यौहार, माफ़ कीजिएगा, संगाई महोत्सव, याओसांग फेस्टिवल, है ना, जब थवल चोंगवा नृत्य होता है इस वाले फेस्टिवल, जो होली जैसा फेस्टिवल, गंग नगई, चेरोवा महोत्सव, हिकरू महोत्सव, चुम्फा महोत्सव, कांग महोत्सव, ये सभी के सभी मणिपुर के त्यौहार हैं। थांगटा एक मार्शल आर्ट फॉर्म है जो मणिपुर में ही करी जाती है। एक होता है भाई चार चपकूर, चापचरकूट, है ना, मीमकूट, मीमकूट नागालैंड में, पवलकूट मिजोरम में, ये सब कुछ ध्यान रखेंगे। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2024 में पार्टनर देश किसे बनाया गया था? तो सूरजकुंड मेला ये फिक्स होते हैं कहाँ लगते हैं? फरीदाबाद में। ये पार्टनर देश था इस बार तंजानिया, है ना, हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है पार्टनर देश तंजानिया। विश्व पुस्तक मेला ये भी फिक्स रहता है, ये दिल्ली के आपके प्रगति मैदान में लगते हैं, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए थे जो शिक्षा मंत्री है। इनके अलावा सऊदी अरब को यहाँ पे मान्यता दिया गया था अतिथि के रूप में। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव मेधाराम जात्रा मेला, ये तेलंगाना में होता है, जो कोया जाति के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर गुजरात के अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन होता है। मकर संक्रांति के अवसर पर ही पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा सागर मेला भी लगती है, तो ये ध्यान रखेंगे। राज्यपाल द्वारा राज्य के विधानमंडल को विशेष संबोधन किस अनुच्छेद के अनुसार होती है? तो 176 के अनुसार होती है। भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 67 ये राज्यपाल से संबंधित है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 153 राज्यपाल होगा, ऐसे बात करते हैं। राज्यपाल राज्यों में कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन नाम मात्र का। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं, चाहे जितना दिन रहना चाहे। राज्यपाल नियुक्ति होने हेतु जो आपकी न्यूनतम उम्र है ये 35 वर्ष होनी चाहिए, सेम राष्ट्रपति के जैसा। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों में एट अ टाइम राज्यपाल के रूप में सेवा दे सकते हैं। ये हमारा 7th अमेंडमेंट जो 1956 में हुआ था, इसके अनुसार इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय का परामर्श अनुच्छेद 143 से प्राप्त होती है। राष्ट्रपति केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान होते हैं, लेकिन नाम मात्र का। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के अभिन्न अंग भी होते हैं। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम एज फैक्टर 35 वर्ष है। राष्ट्रपति भारतीय संसद के अंतर्गत किसी भी सदन में सदस्यता नहीं रखते हैं, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है 123, वही राज्यपाल का अध्यादेश 213। राष्ट्रपति का क्षमादान जो है फॉरगिवनेस 72, वहीं राज्यपाल का जो क्षमादान है 161। तो ये सब जो है ध्यान रखेंगे, काम आवेगी। राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, जो केंद्र में सबसे बड़े विधिक अधिकारी है। वहीं पे राज्यों में राज्यपाल जो है 165 के अनुसार एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करते हैं, जो राज्यों में सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और टेवेर्नियर भारत आए थे? तो बर्नियर और टेवेर्नियर ये दोनों आए थे शाहजहां के शासनकाल में। 6 बार भारत आने वाले फ्रांसीसी यात्री जैन बैप्टिस्ट टेवेर्नियर था, ध्यान रखेंगे, ये 6 बार भारत आए थे। इटली की प्रसिद्ध यात्री निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के काल में भारत आए थे। प्रसिद्ध यात्री फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के काल में आए थे, ये चाइना के थे। हैंसांग ये भी चाइना के थे, और ये हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। एक सेकेंड, हैंसांग हर्षवर्धन, ठीक है, हैंसांग हर्षवर्धन के काल में आए थे। तथा यही जो हैंसांग है, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से पठन पाठन के लिए आए थे, लेकिन इनका मन हुआ कि साउथ भारत भी घूम ले थोड़ा। तो जब साउथ भारत ये गए, उस समय वहाँ पे नरसिंह वर्मन प्रथम का जो है शासन चल रहा था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि भाई जो अपना ह्वेनसांग है, ये कांची की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? तो नरसिंह वर्मन के काल में। मोरक्कोन इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आए थे, ठीक है भैया। तो ये थे इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन।
अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। हम मिलेंगे अगले CGL मेंस वाली क्लास नंबर 21 में। तब तक के लिए जय हिंद। हमारी कोई सा भी कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके आप कंटेंट को लेकर के अपने सपने को साकार कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।